बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 9 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जो कि अब मुलाकात में कन्वर्ट हो चुके हैं। मज़े की बात यह है कि अभी कल ही की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अनाउंस किया, नेतन्याहू भी साथ बैठा हुआ था, मीडिया नुमाइंदे सवालात पूछने की कोशिश कर रहे थे। मैंने गुज़िश्ता रोज़ ये क्लिप भी आपको सुनवाया कि मीडिया नुमाइंदे सवालात पूछने की कोशिश कर रहे थे तो उनको रोक कर डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात, इसने टॉक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसने नेगोशिएशंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए ये बताया कि जी हफ्ते को 12 अप्रैल को ओमान के अंदर ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात स्टार्ट होने वाले हैं। अब ये मुज़ाकरात मुलाकात में किस तरह से कन्वर्ट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा इस वीडियो के अंदर। बहरहाल ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ तो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल है, स्पेशली इसराइली मीडिया के ऊपर ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल है क्योंकि ये शॉकिंग सरप्राइज था नेतन्याहू के लिए। ये जो अनाउंसमेंट थी डोनाल्ड ट्रंप की कि ईरान और अमेरिका की डायरेक्ट जो नेगोशिएशंस हैं वो ओमान के अंदर स्टार्ट होने वाली हैं, ये शॉकिंग सरप्राइज था। और इसके चेहरे के जो तासुरात हैं उनको भी सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है। और इसराइल का मीडिया, इसराइल के जो अपोजिशन लीडर्स हैं, इवन के नेतन्याहू का जो क्लोज हल्का है वो भी नेतन्याहू को ये कहकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बहुत बड़ी चपेट पड़ी इसे व्हाइट हाउस पहुंचकर, बहुत बड़ा सरप्राइज मिला और इससे नाकाम दौरा। किसी भी इसराइली वज़ीर आज़म का किसी दौर में अमेरिका का व्हाइट हाउस का इससे नाकाम दौरा नहीं रहा होगा कि ये साथ बैठा हुआ था और अमेरिका के सदर ने ईरान के साथ नेगोशिएशंस को अनाउंस किया, बजाय ईरान के ऊपर हमले को अनाउंस करने के ईरान के साथ नेगोशिएशंस को अनाउंस किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। तो बहुत बड़ी नाकामी करार दिया जा रहा है नेतन्याहू की इसराइली मीडिया की जानिब से। और इसराइली अवाम भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं नेतन्याहू को, ना सिर्फ इसराइली अवाम बल्कि मैं आपको बता दूं कि इस अनाउंसमेंट के साथ जो ईरान के अवाम हैं या फिर जो ईरान की लीडरशिप है वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही है। जो आयतुल्लाह अली खामेनी है या फिर ईरान का सदर मसूद पज़ेश्कियान है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि कासिम सुलेमानी के कातिलों के साथ नेगोशिएट करने वाला ईरान नहीं है। ईरान तो वो है जो अमेरिका के झंडे जलाता है, ईरान तो वो है जो अमेरिका के झंडों पर पैर रख कर गुजरता है। किसी भी इवेंट के दौरान, किसी भी वीडियो के दौरान अमेरिका के झंडों पर पैर रख कर गुजरने वाला, अमेरिका को बातचीत की टेबल पर किस तरह से बिठा सकता है, नेगोशिएट किस तरह से कर सकता है ईरान अमेरिका के साथ, उस अमेरिका के साथ जिसने ना सिर्फ कासिम सुलेमानी बल्कि ईरान की टॉप लीडरशिप को या फिर जो मुजाहिदीन हैं, जो मुजाहमत है, जो रेजिस्टेंस है, उसकी टॉप लीडरशिप को भी अमेरिका ने या फिर अमेरिका की मदद से इसराइल ने टारगेट किया। तो उस अमेरिका के साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहिए था ईरान को इतनी बड़ी बड़ी वार्निंग्स देने के बाद। बहरहाल ये नेगोशिएशंस नहीं है, मैंने आपको बताया इंट्रो के अंदर कि ये एक मुलाकात है। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जमान से जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि किस तरह की नेगोशिएशंस होंगी जो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस की हैं, और डोनाल्ड ट्रंप खुद ये जो न्यूक्लियर डील थी इससे बाहर निकला था, तो अब कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप थूक कर चाट रहा है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप थूक कर चाट रहा है या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया अपनी पहली टर्म वाले फैसले से, तो जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को ही लचक दिखानी पड़ेगी। तो क्या आप लचक दिखाने के लिए तैयार हैं? तो स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जमान ने क्या जवाब दिया ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Well, this is a meeting that's happening, right? On Saturday, there's a meeting. There's no negotiations, right? This is a dynamic where the president has made very clear, and certainly the secretary has made very clear, that Iran will never have a nuclear weapon, and it's just that I think is the focus right now. The nature of what's happened and Iran's current situation. I think the president's remarks yesterday speak for themselves. That and he's committed to diplomacy. He's spoken about wanting to have a deal with Iran to get this done. And now it's up to Iran, and if they don't want to, it will be very, very bad for them. So those are the two, I think, clear options. गुफ्तगू आपने सुनी स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जमान की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर यह जवाब दिया कि जी मुज़ाकरात नहीं, मुलाकात होगी ईरान के साथ, और उस मुलाकात में ईरान के सामने कुछ मुतालबात रखे जाएंगे और एक ही बड़ा मुतालबा है अमेरिका का जो कि ईरान के सामने रखा जाएगा, और उस मुतालबे पर रद्द अमल की सूरत में, नेगेटिव रद्द अमल की सूरत में सुर्ख बटन दबा दिया जाएगा, यानी कि बॉम्बिंग होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही बात की।
जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू भी साथ बैठा हुआ था। सहाफ़ी ने पूछा कि अगर, जिसके चांसेस भी ज़्यादा हैं कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिर बॉम्बिंग होगी, बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना ईरान को करना पड़ेगा अगर ईरान ने नेगेटिवली जवाब दिया हमारे मुतालबात पर। अब मुतालबात क्या है मैं आपको बता दूं। पहला मुतालबा तो अमेरिका का ये है कि न्यूक्लियर ईरान इनको नहीं चाहिए, यानी कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर साइट्स को अपने हाथों से ज़ाया कर दे। ये डोनाल्ड ट्रंप का पहला मुतालबा है। दूसरा मुतालबा सुन लें, डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा मुतालबा रिपोर्टेडली, डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा मुतालबा ये है कि ईरान जो मिसाइल्स हैं ईरान के, उनको भी डिसमेंटल कर दे, यानी कि बिल्कुल ईरान जो है वो अपने हाथ पांव बांध ले। और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि ईरान के ऊपर से ये मैक्सिमम प्रेशर या फिर ये जो सैंक्शंस वगैरह हैं ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फिर हटा दी जाएंगी। तो ये मुतालबात अभी तक रिपोर्ट्स की सूरत में सामने आए हैं, तो इस पर ईरान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। ईरान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भी सुन ले कि कुछ जो मामलात हैं वो तो नॉन नेगोशिएबल हैं, उन पर तो बात हो ही नहीं सकती। और उनमें से पहला मुतालबा यही है ईरान का कि जो न्यूक्लियर वेपन्स को डिसमेंटल करने वाली बात है या फिर ज़ाया करने वाली बात है, या फिर जो ईरान के मिसाइल वगैरह हैं उनको अगर ज़ाया करने वाली बात है, इन साइट्स को अपने हाथों से आग लगाने की अगर बात है, तो ईरान हरगिज़ ऐसा नहीं करेगा। और ईरान के ऑफिशियल ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि अगर ईरान ऐसा कर देता है अपनी न्यूक्लियर साइट्स के साथ या फिर अपने जो मिसाइल सिटीज़ वगैरह ईरान की जानिब से डिफरेंट वीडियोस के अंदर दिखाए गए, बड़े बड़े शहर हैं जिसमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मिसाइल ईरान ने रखे हुए हैं, तो ईरान के ऑफिशियल ने कहा कि अगर ईरान ऐसा करता है डोनाल्ड ट्रंप के या फिर अमेरिका के मुतालबे पर, तो इसराइल जो है, न्यूक्लियर इसराइल से अगर हमला हुआ ईरान के ऊपर तो फिर ईरान को कौन बचाएगा। तो ईरान के लिए ये जो मुतालबात हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के मुतालबात रिपोर्टेडली सामने आ रहे हैं, तो ये नॉन नेगोशिएबल हैं, इन पर कोई बात नहीं होगी। ओमान के अंदर भी या किसी भी जगह पर डोनाल्ड ट्रंप बैठकर इस तरह का मुतालबा करेगा तो ईरान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। और इसराइल का वज़ीर आज़म भी यही चाहता है, और इसराइल का वज़ीर आज़म यही उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है, बल्कि इसने तो एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। व्हाइट हाउस के दौरे के बाद वीडियो पैगाम जारी करते हुए नेतन्याहू ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जी सुर्ख बटन ही दबेगा, क्योंकि ईरान जिस तरह के मुतालबात अमेरिका के हैं तो ईरान वो मुतालबात तो नहीं मानेगा। ईरान की तो स्ट्रेंथ है, ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं, या फिर ये जो मिसाइल सिटीज़ हैं, ये तो ईरान की स्ट्रेंथ है ताकि खित्ते के अंदर बदअमनी फैलाई जाए, दहशतगर्दी फैलाई जाए। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को या फिर अमेरिकी अथॉरिटीज़ को कहा कि हमें एक नॉन न्यूक्लियर ईरान चाहिए। अब वो अगर नेगोशिएशंस के थ्रू मिल जाए तो वेल एंड गुड है, वरना बेहतर ऑप्शन ये था कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका की जानिब से हमला किया जाए और इसराइल जो है वो अमेरिका को इन हमलों के अंदर असिस्ट करेगा। अमेरिका का भी यही प्लान है। मैंने आपको बताया था कि इसने एक आइलैंड के ऊपर डैगो गार्सिया, जो इंडियन ओशन के अंदर यूके का आइलैंड है, वहाँ पर इसने बॉम्बर भी लाकर खड़े कर दिए हैं और ये बॉम्बर यमन पर बमबारी कर रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मैं आपको बता दूं कि 22 स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर। जो हौसी मुजाहिदीन के इलाके हैं उन पर ये बमबारी रिपोर्ट हुई है और इसमें बॉम्बर भी शामिल हैं, बमबारी करने वाले तैयारों में बॉम्बर भी शामिल हैं। और यमन के अंदर अभी तक इन टोटल 100 से ज़्यादा स्ट्राइक्स जो हैं वो अमेरिका की रिपोर्ट हो चुकी हैं, लेकिन अमेरिका को खातिर ख्वाह कामयाबी इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक नहीं मिल रही यमन के खिलाफ। ये जो सो कॉल्ड डिसाइसिव ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था, तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप को तो कामयाबी नहीं मिल रही। बहरहाल ये जो बॉम्बर है इसको डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है यमन के अंदर इन स्ट्राइक्स में। और यही बॉम्बर जो हैं वो एक के बाद एक बढ़ते हुए भी सैटेलाइट इमेजेस की सूरत में सामने आ रहे हैं और नज़र यही आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ईरान की जानिब से नेगेटिव रद्द-ए-अमल सामने आया इन एक दो मुतालबात पर जो रिपोर्ट्स की सूरत में गर्दिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियर ईरान हमें नहीं चाहिए, या फिर ईरान जो अपने मिसाइल्स वगैरह हैं उनको भी ईरान तबाह कर दे, तो इन दो मुतालबात पर अगर ईरान की जानिब से, और अगर क्या ईरान की जानिब से आपको मालूम है कि ईरान की जानिब से इन दो मुतालबात पर और जस्टिफाइड बात की ईरान के ऑफिशियल ने कि इसराइल न्यूक्लियर है
اور اسرائیل سے ایران کو ظاہر ہے کہ خطرہ ہے، تو ایران کس طرح سے اپنے انہی نیوکلیئر ایسٹس کو یا پھر انہی میزائل سٹیز کو کس طرح سے ایران تباہ کر سکتا ہے، ڈسمینٹل کر سکتا ہے، تو ایران کی جانب سے ظاہر ہے کہ نیگیٹو رد عمل ہی سامنے آئے گا۔ اور اگر ایران کی جانب سے یہ جس طرح سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے کہا کہ یہ ایک ملاقات ہوگی، ایک مطالبہ ہوگا اور پھر فیصلہ ہوگا کہ ریڈ بٹن دبانا ہے یا نہیں، بومبنگ کرنی ہے ایران پر یا نہیں، اور اگر امریکہ کی جانب سے یہ نیگیٹو رد عمل ایران کی جانب سے سامنے آیا اور امریکہ کی جانب سے ریڈ بٹن دبا دیا گیا یا پھر ایران کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ایران ریزسٹ کر پائے گا امریکہ اور اسرائیل کی ان سٹرائکس کو؟ تو آیت اللہ علی خامنہئی نے کہا کہ امریکہ کو ابھی اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے میزائلز کی رینج کتنی ہے۔ جو نون میزائلز ہیں ایران کے پاس، تو ان کی رینج اتنی نہیں ہے۔ یہ جو آئلینڈ ہے جہاں پر امریکہ نے بومر لا کر کھڑے کیے ہیں، اسی لیے اس آئلینڈ کا انتخاب امریکہ کی جانب سے کیا گیا، حالانکہ درجنوں بیسز امریکہ کی آپ کو معلوم ہے کہ عرب کنٹریز کے اندر امریکہ نے بیسز بھی بنا رکھی ہیں اور وہاں سے ایران کے اوپر ممکنہ سٹرائک کرنا بہت زیادہ آسان تھا ان بومبرز کے لیے۔ لیکن یہ جو آئلینڈ ہے اس کا انتخاب اسی لیے کیا گیا کہ ایران کے پاس جو نون میزائلز ہیں ان کی اتنی رینج نہیں ہے کہ وہ اس آئلینڈ کے اوپر ان بومبرز کو ایران کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا سکے۔ لیکن آیت اللہ علی خامنہئی نے یہ کہا کہ امریکہ کو یا پھر کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ ایران کے میزائلز کی رینج کتنی ہے، یعنی کہ ایران کی جانب سے جواب تو ظاہر ہے کہ ایران کی جانب سے دیا جائے گا۔ اگر اس طرح کا کوئی ایڈونچر امریکہ یا اسرائیل مل کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو 2-3 سر تو ایران بھی لے جانے کی طاقت ایران کے پاس ہے، لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ کا مقابلہ ایران نہیں کر سکتا، اور اس طرح کا پڑوس ہوتے ہوئے کہ جس میں اسرائیل بھی ہے اور عرب کنٹریز بھی ہیں جنہوں نے امریکہ کی بیسز بھی بنا رکھی ہیں اور امریکہ کو اندر خانے کے اپنا ایئر سپیس بھی پرووائڈ کریں گے، اور ادھر سے اگر ایران کی جانب سے کوئی حملہ کیا جاتا ہے اسرائیل کے اوپر، ظاہر ہے کہ اسرائیل کو ایران ٹارگٹ کرے گا۔ اسرائیل ایران کی رسائی میں بھی ہے، ایکسیس میں بھی ہے، تو ان میزائلز کو روکنے کے لیے بھی اردن اور مصر جیسے کنٹریز کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایران کے لیے یہ ڈیفنس جو ہے وہ اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ مرشد بہت سے مار کے ہم خود بھی مر گئے، مرشد ہمیں زرا نہیں تلوار دی گئی۔ تو زرا جو ڈیفنس ہے ایران کا وہ بہت ویک ہے ایران کے پڑوس کو دیکھتے ہوئے۔ اور اس موقع پر میں آپ کو بتا دوں کہ روس کا رد عمل سامنے آیا۔ روس کی پارلیمان نے ایک جو ابھی ملاقات ہوئی تھی مسعود پزشکیان اور ولادیمیر پوٹن کی، اور انہوں نے ایک معاہدہ سائن کیا تھا۔ یہ معاہدہ میں آپ کو بتا دوں کہ پولیٹیکل، اکنامک اور ڈیفنس کوآپریشن کو لے کر یہ ایران اور روس کے درمیان معاہدہ تھا، جس کو منظور کیا ہے روس کی پارلیمان نے آج، یعنی کہ اس امپورٹنٹ وقت میں اس کی منظوری جب سامنے آئی تو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بہت سارے سوالات کھڑے ہونے لگے کہ شاید روس جو ہے ان اینی کیس، ان دس کیس، کہ اگر ریڈ بٹن دبایا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یا پھر اسرائیل اور امریکہ کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایران کے نیوکلیئر سائٹس کے خلاف، تو شاید رشیا نے آج رشیا کی پارلیمان نے یہ جو قانون ہے یہ منظور کرنے کے بعد یہ پیغام دیا کہ جی روس جو ہے وہ ایران کے دفاع کے لیے ظاہر ہے کہ سامنے آئے گا۔ لیکن سوال کیا گیا رشیا کے آفیشل سے کہ کیا اس معاہدے کا مطلب یہ ہے، یہ جو کوآپریشن کا معاہدہ ہے اس میں پولیٹیکل، اکنامک اور ڈیفنس کوآپریشن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو رشیا کے آفیشل نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ڈیفنس کوآپریشن سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر ایران کے اوپر امریکہ یا اسرائیل یا کوئی بھی حملہ کرے گا تو ہم ایران کے ساتھ مل کر اس ملک کا ملیٹریلی مقابلہ کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ رشیا اس ملک کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گا جو ملک ایران کے خلاف جنگ میں اترے گا یا پھر ایران پر حملہ کرے گا۔ پھر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اس طرح کے بیانات ہیں، جو اس طرح کی وارننگز ہیں، جو اس طرح کے تھریٹس ہیں، ایون کہ مذاکرات کے بہت امپورٹنٹ دور سے چند دن قبل اس طرح کی باتیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہیں، تو رشیا نے ان کو مسترد کیا، ان کی مذمت کی اور یہ کہا کہ جو نیوکلیئر ڈیل سے ڈونلڈ ٹرمپ باہر نکلا تھا اس نیوکلیئر ڈیل کو بحال کرنے کے لیے یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایٹیٹیوڈ بالکل بھی درست نہیں ہے، اور نیگوشیشنز کی ٹیبل پر اس طرح سے نہیں بیٹھا جاتا بلکہ سنجیدگی سے بیٹھا جاتا ہے۔ تھوڑی سی لچک ایک پارٹی دکھاتی ہے، تھوڑی سی لچک جو ہے
वो दूसरी पार्टी दिखाती है, और लचक तो दिखाई है। दोनों पार्टियों ने बातचीत की टेबल पर बैठना ही इनकी सबसे बड़ी लचक है, जिसकी वजह से मैंने आपको बता दिया कि ईरान की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है, और अमेरिका की अथॉरिटीज़ को इसराइलियों की जानिब से या फिर इसराइल की जानिब से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है। नेतन्याहू को भी क्रिटिसिज्म का सामना है। तो लचक तो इन्होंने यहाँ तक तो दिखाई है, लेकिन आगे क्या इनकी जानिब से, स्पेशली ईरान की जानिब से लचक दिखाई जाएगी अपने गिरदो नवाह का माहौल देखते हुए, या फिर अमेरिका और इसराइल की तैयारियां देखते हुए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।